हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, मैं हूं एंकर ज्योति और आप देख और सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। और आज के हमारे लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज में अरेस्ट हुए हैं हमारे ही शहर गोरखपुर के भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष श्री ब्रिजेश मणि मिश्रा जी। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, आपके व्यक्तित्व के साथ दो चीज़ें जुड़ी हैं। एक तो आपने भाजपा और संघ को संगठन के स्तर पर काफ़ी मजबूत किया है, और दूसरी बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप बदलाव के लिए आपने संगठन के माध्यम से कई सुझाव भेजे थे, और ऐसा माना जाता है कि बड़ी संख्या में आपके सुझाव को लागू किया गया है। तो सर, आप ये बताइए कि आपने शिक्षा नीति में बदलाव के लिए क्या क्या सुझाव दिए और उसमें से कौन कौन से सुझाव लागू कर लिए गए हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एक हमारा संघ का अनुषांगिक संगठन है, जिसके अतुल भाई कोठारी राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो अपना हम सभी लोग जितना जितना जो फील करते थे कि एजुकेशन में होना चाहिए, पाठ्यक्रम में ये चीज़ें होनी चाहिए, इस पे संगठन काम करता है। तो इस गोरक्ष प्रांत में मुझे चरित्र निर्माण का जो उनका एक प्रकल्प था, एक सेल था, मुझे उसे देखने का काम मिला था। फिलहाल अभी नए चुनाव हुआ है तो मैं वहाँ का स्पोक पर्सन हो गया हूँ, इधर का एक गोरखपुर जोन का। तो शिक्षा में जितना हम पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर पढ़ें, आधे घंटे पढ़ें, तो पढ़ने का कहीं न कहीं कोई मतलब होता है जी। पहले क्या होता था, अगर बच्चा 3 साल ग्रेजुएशन किया और लास्ट ईयर में अगर नहीं कर पाया तो फिर उसके साथ बड़ा अन्याय हो जाता था, वो ग्रेजुएट माना ही नहीं जाता था। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक हमारे परिचित थे, मित्र थे, नाम नहीं उनका मेंशन करूंगा। वह बीए 3rd ईयर में उनका इंग्लिश में कुछ नंबर कम आ गया, पास थे वो। तो विश्वविद्यालय में उन्होंने फिर से इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा। यहाँ नियम होता था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में, अब तो नियम ठीक हो गया, अब तो जो हायर है वो चढ़ता है। पहले क्या होता था, जो बाद का मार्कशीट आपकी होती थी वो नंबर चढ़ता था। तो पहले तो कम नंबर इंग्लिश में पाए थे, विद ग्रेस पास थे। दोबारा जब वो दिए तो उसमें पास मार्कशीट दोबारा दिए तो साल भर बाद वो फेल हो गए। फिर उनको एक बार अवसर मिला कि आप बीए में और फार्म डाल सकते हैं अंक सुधार का। फिर डाले वो, फिर फेल हो गए। फिर एक अवसर मिला, विश्वविद्यालय 3 अवसर देता है, तीनों बार वो फेल हो गए। मतलब 3 साल बीए, 3 साल अंक सुधार, 6 वर्ष परिश्रम के बाद भी उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। बाद में उनसे हम लोगों ने इग्नो से करके उनको डिग्री अपना आगे किए। और पेशे से प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे, पढ़ाते थे, प्राइवेट एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाते थे। अब आप ये सोचिए, छोटे स्कूल में ही, अब ऐसा नहीं कि 6 साल उस व्यक्ति ने पढ़ा तो कुछ सीखा ही नहीं। आखिर बीए पास था ना, लेकिन नीति क्या थी इस विश्वविद्यालय की कि बाद नंबर जो बाद वाले हैं वो चढ़ेंगे। यानी इन स्पाइट ऑफ बीइंग पास द क्लास ही हैज बीन फेल। तो अब यह हम सबको दर्द था ही, सबको तमाम तरीके इस चीज़ों को देखते थे। तमाम लोग अंक सुधार डर के नाते भरते नहीं थे कि बाद में हमारा कम हो जाए। तो और सर्वाधिक जोर हम लोग गुरुकुल पद्धति की तरफ दे रहे थे। संघ में गुरुकुल पद्धति भी चलती पे भी हम लोग काम करते हैं। वहाँ के इसे यहाँ पे गोरक्ष प्रांत में मैं प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक संरक्षक के नाते काम कर रहे थे। तो इसमें कुलपति हैं वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय, वहाँ पे दिल्ली में संस्कृत विश्वविद्यालय है। तो गुरुकुल में विद्यार्थी अगर पढ़ने गया, वहाँ सर्टिफिकेट तो नहीं दी जाती थी, लेकिन राम कृष्ण अर्जुन और एक से एक बड़े बड़े लोग निकल करके आए। चलिए, अगर उनको हम लोग नहीं सामने देखते हैं, किताबों की बात समझते हैं, तो चरक संहिता हमने पढ़ी है ना, उसी पे आज भी लोग शोध कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आर्यभट्ट को हमने जाना है, सब गुरुकुल में पढ़े थे। दे हैव नो डिग्री, कोई डिग्री नहीं थी इनके पास, लेकिन ज्ञान था। कोई 1 घंटा पढ़ा, कोई 4 घंटा पढ़ा, कोई 10 घंटा पढ़ा,
अब ये मानक कैसे हो गया कि आप जब 3 साल पढ़ेंगे तभी आपको ज्ञानी माना जाएगा। यानी अगर हमारी परिस्थिति केवल 3.5 साल तक पढ़ने के लिए गई, मेरी पारिवारिक स्थिति नहीं ठीक चली तो सब कुछ मेरा बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगा। हाँ, सब जीरो हो जाएगा। तो आज क्या कर दिया, उस पर काम किया गया कि नई शिक्षा नीति में कि आप पहला 1 साल अगर पास हैं और आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे देन यू आर डिप्लोमा। 2 साल पास होते हैं तो भी आपको एक डिग्री पीजी डिप्लोमा मान जाएगी, तीसरा होते हैं तो आपको मान लिया जाएगा। तो या बीच में आप सब्जेक्ट बदलना चाहें तो आप यू कैन चेंज। अब आप देखिए विश्वविद्यालयों में हम सब्जेक्ट चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन आईएएस देने वाला बच्चा वो एमटेक करके आता है, बीटेक करके आता है, हिस्ट्री से आईएएस बनता है। एक बार आईएएस हिस्ट्री से अगले साल भूगोल से दे देता है, जब चाहता है अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। यानी जो आईएएस जो है जो सबसे टॉप मोस्ट की सर्विस है, सबसे बड़ी जो नीति नियंता है इस देश के, आप वहाँ जाने के लिए आपको सब्जेक्ट की कोई बाधा नहीं है, लेकिन शुरुआत में सब्जेक्ट की बाधा है। तो इन सारी चीज़ों पे बड़ा काम इस संगठन ने किया, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने। और सबका प्रयास रहा, थोड़ा बहुत हम लोग का ही प्रयास रहा, अपने बुद्धि स्तर तक अपने बड़ों के सामने चर्चा होती, थोड़ा सा अपना विचार हम लोग रखते थे, उस विचार को लेकर के ऊपर जाके रखते थे, तो राष्ट्रीय स्तर पे इस पर काम होता रहा। अब आज उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं कि विद्यालयों में नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूरा क्रियान्वयन हो जाए। इस पर तमाम संगोष्ठियाँ कर रहे हैं और विशेष ध्यान चरित्र निर्माण पर दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक चरित्र का निर्माण नहीं होगा तब तक देश का निर्माण नहीं हो सकता है। तो मतलब काफ़ी सफलता मिली है आप लोग के, काफ़ी सफलता मिली जी। सर, संघ और भाजपा के लोग गुरुकुल शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सेल्फ डेवलपमेंट आदि शब्दों पे बहुत जोर देते हैं, तो इनकी शिक्षा नीति में क्या जगह है? आज की शिक्षा नीति जब आप देखेंगे, पहले मैंने बता दिया कि 1 साल अगर हमने पढ़ा है तो हम उसके लिए कामयाब हो गए। अभी आप सोचिए, अगर आप साल भर परिश्रम करें और कोई जॉब आप कर रहे हैं, मान लीजिए, आफ्टर मंथ यू विल गेट योर सैलरी, किसी कारण बस आप 25 ही दिन काम कर पाती हैं और वो 25 दिन की सैलरी अगर आपका जो ओनर न दे तो उस 25 दिन के श्रम के आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा रिश्तेदार, और वही नहीं आपका माइंडसेट डिस्टर्ब होगा। और उससे ये जो इसको दिमाग को गाँव में ब्रह्मांड भी कहते हैं कि कहीं ब्रह्मांड में फट गया, हम लोग छोटे भाषा में सुनते थे, ब्रह्मांड मतलब पूरा ब्रह्मांड। इसकी जो रेज निकलती हैं वो पूरे सृष्टि को डिस्टर्ब करती हैं। तो कितना बड़ा डिस्टर्बेंस यही था। यानी मॉरलिटी नहीं, अगर आपको 25 दिन का वेतन ना दे आपका ओनर तो आप कहेंगे पास मॉरलिटी ही नहीं है। बुरा लगेगा सर। नहीं, बुरा क्या लगेगा, उसके पास मॉरलिटी ही नहीं है। अगर मॉरलिटी नहीं थी इज नॉट अ मैन। हाँ, राइट। तो इस नाते यही सबसे बड़ी मॉरलिटी है। और दूसरी बात, बार बार इसी पे फोकस दिया जा रहा है। हम लोग अभी तमाम जगहों से अपना वो करारनामा भी करा रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से भी हमारी बात चल रही है कि इस पे हम काम करें, नैतिक शिक्षा की और ये चरित्र निर्माण की बात सब जगह करें, क्योंकि जब तक चरित्र का निर्माण नहीं होगा, आज आप एक देखेंगे चरित्र का को बहुत सीमित अर्थों में हम लोग आंक लेते हैं। किसी को हम चरित्रहीन कह दिए। अब आज की स्थिति ये है कि कोई पुरुष अगर किसी स्त्री के साथ सड़क पे चल दे रहा, कहीं कह देंगे बड़ा चरित्रहीन है, और बेईमानी कर रहा है उसको चरित्रवान कहेंगे। कहेंगे 3 आदमी को गाड़ी बैठा देके पुलिस के सामने से निकल गया, पुलिस कुछ नहीं कर पाया, उसे आप चरित्रवान कहेंगे। तो चरित्र का दायरा बड़ा व्यापक है, उसको छोटे में न रखा जाए। तो चरित्र का निर्माण ही सब पूरे सृष्टि के निर्माण का आधार होता है, और देश तभी रह पाएगा जब चरित्रवान लोग रहेंगे। आज उसकी कमी है, इस नाते उस पर फोकस, ये हमारे यहाँ इस पर फोकस नहीं दिया जाता था, इस नाते नहीं फोकस दिया जाता। हमारे यहाँ ये था जो है, हम उसका फोकस क्यों दें? हमारे फादर्स डे नहीं मनाए जाते थे क्योंकि हम फादर्स की पूजा करते थे। सही बात। लेकिन अब फादर्स डे मना रहे हैं क्योंकि फादर की बात हम मानते नहीं हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे काम करने के लिए हम लोग बेसिकली आप नेक्स्ट जो आप काम कर रहे हो वो चरित्र निर्माण पे, चरित्र निर्माण पे पूरा फोकस हम सभी लोगों का उसी पे, पूरे हमारी ये जो शिक्षा संस्कृति उत्थान संगठन है उसका पूरा फोकस इसी पे है, क्योंकि जब तक ये निर्माण नहीं हो सकता है तब तक देश का निर्माण नहीं हो सकता है। सर, इन सब में क्या सेल्फ डिफेंस और ये सारी चीज़ों पे भी आप लोग काम कर रहे हैं? जैसे कि आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी हो गया है, चाहे आप महिलाओं के लिए ले लीजिए, आई थिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप चरित्र की बात करते हैं तो क्राइम भी बहुत हो रहा है। तो ऐसे में सही है, जब तक आप चरित्रवान नहीं होंगे तब तक आप सेल्फ डिफेंस कर ही नहीं पाएंगे। और सेल्फ डिफेंस आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। यू आर अ थिंग, यू आर नॉट अ मैन, यू आर नॉट अ पर्सन। आपका
जो सेल्फ डिफेंस अगर है, मतलब आप इतने सोच लीजिए, छोटी सी बात देखिए, भाषा देख लीजिए। आपके पिता आपकी खूब सेवा सत्कार करते हैं, मम्मी खूब सेवा करती हैं, मम्मी है, पर्सन है, और जैसे वो कमज़ोर हो गई, कमज़ोर व्यक्ति तब होता है जब डॉक्टर के यहाँ जाता है। डॉक्टर के यहाँ जाएंगी तो कहेंगी मेरा पेशेंट कब से बैठा है, इसको तुम देख नहीं रहे हो। यू आर ट्रीटिंग ए थिंग बिकॉज शी हैज नो पावर ऑफ सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस, ओके। बिकॉज शी इज वीक एट द टाइम। तब आप उसको ये कहती हैं। मतलब ये है कि चरित्र के निर्माण का में बहुत व्यापक, मैंने पहले कह दिया, तो सेल्फ डिफेंस उसका बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि अगर हम आत्मरक्षा नहीं कर सकते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में आज आत्मरक्षा की सबसे अधिक बात स्त्रियों के लिए कही जाती है, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा संकट इस नाते हुआ कि पाश्चात्य चीज़ों से लेकर के हम आए। हमारे यहाँ ऐसा कोई संकट नहीं था, कोई किसी के साथ भेज दिया जाता था और कहीं कोई असुविधा नहीं होती थी किसी की। चरित्र बल बड़ा मजबूत था यहाँ पे। लेकिन अब धीरे धीरे जब हुआ क्या, हमारी जो शिक्षा पद्धति थी उसको दूषित किया गया, दूसरे लोगों ने दूसरे तरीके से कहा। अब आपके मम्मी का, आपके पापा का कैसा व्यवहार है, आपके घर कौन कौन भोजन बनता है, अच्छा लगता है, वो मैं बताऊँगा बढ़िया कि आप बताएंगी? मैं बताऊँगी। आप बताएंगी ना? राइट। हमारे देश का इतिहास मैं बताऊंगा, जनरल कनिंघम बताएंगे। सर हम लोग बताएंगे। और लिखे हैं जनरल कनिंघम ने। इतिहास पूरा उन्होंने लिखा, तो कहाँ से इतिहास ठीक रह जाएगा। वो तो बातें भी, तमाम बातें ऐसी कही जाए कि ये चीज़ इसी पे आई थिंक हम लोग कह सकते हैं, जो आपने बोला चरित्र की बात की। अगर चरित्र जो है, लोग आपने बोला इस पे लोगों को शिक्षा रहेगी, जैसे कि आप बोलेंगे पहले से ये चीज़ें थी हमारे अंदर, इनबिल्ट थी, तो अगर उसका नॉलेज लोगों को रहेगा तो ऐसी चीज़ें होंगी ही नहीं। तो आई थिंक सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ओके सर, आजकल की जो बुक्स हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारी एक्चुअल में हिस्ट्री थी, जो वो चीज़ें ना दिखा के बहुत ही मॉडर्न चीज़ें डालते हैं, ठीक है, जो कि शायद आज के लिए हमें लगता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए गलत संदेश देती है। तो ऐसे में सर, नई शिक्षा नीति में इसमें कोई सुधार आप करना चाहते हैं? इस पे काफ़ी कुछ सुधार हुआ है इन चीज़ों को लेकर के। अच्छा। जैसे कोई चीज़ एकाएक परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसका माइंडसेट जिस पे हो गया है लोगों का, एकाएक परिवर्तन में भी दिक्कत आती है। नई शिक्षा नीति धीरे धीरे इन चीज़ों को ठीक तरीके से लागू करेगी। अभी आप देखिए पुराने पाठ्यक्रम में, मॉडर्न की बात आप कहीं, लेकिन मैं दूसरी बात बताना चाहूँगा कि हम लोग किताबों पढ़ते थे। अच्छा, अंग्रेज भारत में क्या करने आए थे? यहाँ पे लूटने आए थे, व्यवसाय करने आए थे। और सामान्य तरह की व्यवसाय नहीं करने, व्यवसाय करने वाला व्यक्ति आके राजा नहीं बन जाता यहाँ का, यानी लूटने आए थे। और भगत सिंह और इन सबों ने काकोरी में उनके धन को छीना था कि लूटा था? धन किसका था? हमारा धन था। चोरी कौन किया था? अंग्रेजों ने। हमारा चोरी धन किसी से हम छीनते हैं तो उसको डकैती कहा जाता है। किताबों में पढ़ाया जाता है कि काकोरी कांड, काकोरी डकैती। अब बताइए, आप अंग्रेज हमारा धन लेके जा रहे थे, हम उसको छीन करके अपने देश में लगा रहे हैं, एंड वी हैव बीन डकूइस्ट, हम डाकू हो गए। और सब बेधर्मी जो हमारा, और जो डाकू हैं, डाकुओं से धन, यही पढ़ाया गया हमको। ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये पढ़ाया जाना चाहिए कि डाकुओं से धन छीनने की बात हो। सेल्फ डिफेंस में अपना काम कर रहे थे। ये कम से कम देश स्वतंत्र हुआ, तो ये मेरे सिलेबस में होना चाहिए जी। यही कारण रहा कुछ राजनेता ने हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को आतंकवादी भी कहा था इसी देश में। सर, जैसे कि हमारे भी वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, और क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति पेट से हुई है, और शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुई है। ये मूल है या बाहर से आया है, या और है तो कहाँ तक सही है? जो भी वेद में वर्णन है ये पूर्ण रूप से सही है, और इसके पीछे लॉजिक है। अब इस पे तमाम लोग जिनको ज्ञान नहीं है वो कहते हैं कि शूद्र को नीचा दिखाने के लिए पैरों से जोड़ दिया गया, यानी शूद्र महत्वपूर्ण नहीं है। एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, और क्षत्रिय महत्वपूर्ण है क्योंकि राजा है। आपसे कहा जाए या किसी के से कहा जाए कि तुम्हारे एक पैर कटवाना है या एक हाथ कटवाना है, तय है, आप क्या कटवाएंगे? सर, हाथ ही कटवाएंगे, पैर तो नहीं कटवाएंगे।
क्योंकि चल नहीं पाएंगे अगर कटवाना ज़रूरी है तो। जरूरी लाजमी एक तो कटेगा आपका, क्या कटवाएंगे? नहीं सर, हाथ कटवाएंगे कि पैर कटवाएंगे? सर हाथ मुझे लग रहा है। हाथ सबको लग रहा है हाथ, क्योंकि पैर अगर कट गया तो आप हिल नहीं पाएंगे, वहीं आप स्थिर रह जाएंगे। और स्थिर हो जाने के बाद जब मोबिलिटी खत्म हो जाती है तो सृष्टि वहीं रुक जाती है। सही बात। शूद्र सृष्टि का आधार है, पैर मनुष्य का आधार है। इन मूर्खों को ज्ञान नहीं है। आप बताइए, देवी का जब पूजा करते हैं ईश्वर की तो क्या कहते हैं? मुख की पूजा करते हो क्या? हाथ भुजाओं की पूजा करते हो? पेट की पूजा करते हो? क्या कहते हैं? प्रभु के चरणों में विलीन हुआ। चरण में कौन है? शूद्र है, शूद्र में विलीन हुआ। शूद्र मतलब शूद्र नहीं, शूद्र मतलब सेवा, और सेवा ही सृष्टि का आधार है। जो जितना बड़ा सेवक है वो उतना बड़ा परम व्यक्ति है, क्योंकि ईश्वर ही सबसे बड़ा सेवक है, पूरे सृष्टि का संचालन करता है जी। ये एक कॉन्सेप्ट है उसका। दूसरी बात, क्यों ऐसा कहा गया, क्यों बांटा गया ये चीजों को? ब्राह्मण का क्या काम था? बोल के पढ़ाना। गुरुजी का पैर भी कट जाता है, अगर गुरुजी का पैर कट जाए तो भी गुरुजी एक स्थान पे बैठ जाएंगे और गुरुजी सबको शिक्षा देंगे। राइट। गुरु काम क्या था? शिक्षा देना, पढ़ाना। तो मुख जरूरी है उसके लिए। ब्राह्मण मतलब शिक्षक होता था। ब्राह्मण मतलब जाति नहीं, शिक्षक होता था। और किसी से युद्ध करना है तो पैर से युद्ध नहीं कर सकता है। पैर कट, अर्जुन के अगर दोनों पैर काट दिए जाते तो भी अपने धनुष से पता नहीं क्या कर डालते बैठे बैठे। ऐसा है ना, हमारे सेना का जवान एक जगह बैठे बैठे, कंप्यूटर हमारे साइंटिस्ट हैं वो भी तो हमारे हीरोज हैं ना, योद्धा है ना, वो यही बैठे बैठे कंप्यूटर से बटन दबा करके पता नहीं कहाँ कहाँ मिसाइल दाग देंगे। हाथ से वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो उसका जो सॉफ्टवेयर का काम हाथ से करेंगे, लेकिन हार्डवेयर के काम करने के लिए पैर की जरूरत पड़ेगी। तो जो पैर का काम करेगा वैसा काम करेगा। और ये सबके संयोजन की भी जरूरत पड़ती है। एक अच्छा व्यक्ति न रहे, धन का संयोजन न करे, एकत्रण न करे तो कैसे काम चलेगा? उसके लिए वैश्य की जरूरत है। ब्राह्मणों को लोग गाली देते हैं इस समाज में। जो वास्तव ब्राह्मण था, जो कॉन्सेप्ट था ब्राह्मण का, आप बताइए, ब्राह्मण झोपड़ी में रहता था कि नहीं रहता था? रहता था। ब्राह्मण भीख मांग के खाता था कि नहीं खाता था? बिल्कुल खाता था। राजा के पास सब कुछ ऐश्वर्य था, लेकिन राजा जब विपत्ति आती थी तो प्राण दे देता था अपना जा करके। किसी की हैसियत थी क्या कि जा करके वहाँ कोई दे दे? जो नहीं कर पाता था, भैया ठीक है तुम्हारे पास ऐसा कलेजा नहीं है तो तुम कैसे यहाँ है? अब जो काम आप कर रही हैं वो काम हो सकता है ये न कर पावे, जो ये कर रहे हैं वो काम हो सकता है आप न कर पावे। आप प्रश्न पूछ रही हैं, अच्छा प्रश्न लोगों से पूछ रही हैं, बड़े बड़े लोगों को फंसा देती होंगी, लेकिन आपके स्कूटी का ट्यूब पंचर हो जाएगा, बना लेंगी क्या? नहीं है हैसियत, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। जिसका जो कार्य है ये स्वयं कहा है, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टा, गुण कर्म विभाग से। ईश्वर कहते चारों गुण मेरी सृष्टि है, और ये गुण कर्म के आधार पे इसके वर्ण व्यवस्था पढ़े नहीं है, गाली देते हैं। वर्ण व्यवस्था खुली वर्ण व्यवस्था थी। जब आप चाहे ब्राह्मण हो जाए, जब चाहे आप क्षत्रिय हो जाए, जब चाहे तब आप वैश्य हो जाए, वैसी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करें। क्या इस देश में चपरासी नहीं आईएएस हुआ है? यूनियन बैंक आप जानते हैं ना, यूनियन बैंक में एक पटेल करके थे, डेली वेजेस पे चपरासी में नियुक्ति हुए थे, और वो जब रिटायर हुए तो ये इंडिया लेवल का दूसरे नंबर का पद हुआ, वहाँ तक पहुँचे थे। वो आए थे यहाँ के राजेंद्र नगर में यूनियन बैंक की ओपनिंग था। आई थिंक इट वाज 2001 और ऐसे था, उसी समय का था। वो यहाँ आए थे, अपने बारे में उन्होंने कहा। तो योग्यता के आधार पे चीज़ें थी। नज़रिए की बात है सर। नहीं नज़रिए, जब आप अपनी सोच विकसित नहीं करेंगे, जब आप रट के पढ़ेंगे, रट के जिन लोगों ने पढ़ा है, या लोगों को एकदम मन में जब कलुषित भावना रहेगी, जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर रहेगी। हेडलर एंड जुग ने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात कही, पूरा विश्व उसको पढ़ता है, और उन मूर्खों को नहीं पता कि तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिख दिया, काने कोड़े कुबरे मंद कुटिल मति चोर। हमारे गांव कहा था, हम लोग छोटे से ये ऐबिहा बैल बा, ये बैल बेचने लोग जाते हैं, ऐबिहा वे के न खरीदा, अगर कुछ कमी थी, क्यों
क्योंकि उसके अंदर वो हमेशा अपने आप को डिफेंसिव रहेगा, हमेशा सोचे कोई हमको कुछ कह रहा है, कोई हमको कुछ कह रहा है। जिसके मन में चोर रहता है वैसे ही करता था। एक आदमी बहरा था, गांव में मेड़ का बड़ा झगड़ा होता, हम लोग तो गांव से जुड़े हैं। वो मेड़ तिरछा बांटता था। मेड़ में लोग क्या करें, हल्का हल्का दूसरे में 1-1 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर बढ़ाते बढ़ाते कई हाथ पहुंच जाते हैं। तो ऐसे बढ़ा रहा था, 2 लोग बैठ के आपस में बात कर रहे थे। तब तक कुदाल लेकर आया, कहा तुम दोनों को हम मार डालेंगे। कहा क्यों क्यों तुम लोग कह रहे हो कि हम टेढ़ी मेड़ बांध रहे हैं, मेड़ तो हमारी सीधी है। मेड़ तब ये सब जाने, हाँ सही है टेढ़ा बांध रहा, खुद बता दिया। वही स्थिति ये है, किसी व्यवस्था को आप बताइए, वाल्मीकि जी की पूजा नहीं होती है, महर्षि वेदव्यास की, रामायण और महाभारत 2 ही में बड़े ग्रंथ हैं, दोनों की रचना ही दोनों ने किया था, वाल्मीकि जी ने और वेदव्यास जी ने किया था। विश्वामित्र जी क्या थे, क्षत्रिय थे, उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी गई और ब्राह्मण बनना चाहते थे। लोगों ने कहा नहीं आ सकते, आप अपने में दक्षता करिए, ब्राह्मण होने के लिए दक्ष होइए। अब वो दक्षता जब खूब पैदा किए, खूब तपस्या किए, लोग उसके बाद भी नहीं मान रहे थे। इंद्र को डर लग रहा था, इन्होंने कहा मैं दूसरा स्वर्ग बना लूँगा, तो उन्होंने कहा जल्दी ब्राह्मण बनाओ। यही नहीं, अभी आप महाभारत सीरियल देखिए, शुरुआत में मोबाइल पे जो आता है, जब भीष्म पितामह का नाम देवव्रत था, ये युवराज थे, एक व्यापारी आता है घोड़ा लेकर के, तो व्यापारी थोड़ा अहंकार में बोलता है कि घोड़ा बहुत अच्छा है, तो राजा डांटते हैं उसको, कहते हैं कि तुमको ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यापारी को अहंकार शोभा नहीं देता, लेकिन अगर ये घोड़ा पसंद आ गया मुझे, तुम्हें वैश्य से मैं क्षत्रिय बना दूंगा। द किंग हैज राइट टू मेक ए शूद्र एज वैश्य और ए वैश्य एज ए क्षत्रिय। It is right of the king because king is the representative of God, and God has power to do anything, and to control our king there is Brahmin, धर्मदंड, राजदंड जो उसके ऊपर भी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, इस नाते उसकी बात माना जाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो झोपड़ी में रहेंगे, कल्याण की बात करेंगे, लेकिन तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। नहीं मानोगे तो कमंडल में जल है ना, कब चूहा बना दूंगा फेंक करके तुमको। ये शक्ति उसके पास है, उसे कुछ शक्ति उसी के पास आती जिसको कुछ चाहिए नहीं होता था। ये 100% सत्य लिखी गई हैं, उसके इंटरप्रिटेशन की कमियां हैं, वह वर्ग में विभेद फैलाने की बात है। कुछ ऐसे लोग एक समाज को बांटने के लिए काम करते हैं, जो हमारा सुंदर समाज था वो बंट जाए और अपनी राजनीतिक रोटी सेक सकें, क्योंकि वही जो लोग जिस जात की बात करते हैं उस जात के गरीब कन्या का विवाह अपने पुत्र से नहीं करते हैं, ना ही उसके विवाह में कहीं अच्छा पैसा खर्च करते हैं। तो ऐसे लोगों की बात को जो भी सुने, जो कोट करे, वो भी उतना ही अपराधी है। जैसा कि मैंने अपने व्यवहारिक जीवन में भी महसूस किया है कि जो आजकल की युवा है वो राजनीति से बहुत भागते हैं, तो आप जो युवा है उनको राजनीति से जोड़ने के लिए उन्हें कैसे प्रेरित करते हैं? देखिए, राजनीति का जो स्तर बीच में बहुत खराब हो चुका था, लेकिन अब उसमें अच्छे लोग भी आ रहे हैं। और कई बार मैं विद्यालयों में गया और राजनीति में जुड़ने के लिए जब विद्यार्थियों से कहता रहा, तो तमाम लोग कहते थे कि क्यों हम जुड़े भाई, अभी तो पढ़ने का उम्र है। याद करिए, जब पढ़ने की उम्र में ही राम और कृष्ण, राम और लक्ष्मण एक दूसरे गुरुजी ले गए थे कि पूरी पढ़ाई नहीं है, आओ लड़ाई करो, राक्षसों को मारो। कृष्ण को पढ़ाई के समय ही ये चीज़ें को सीखना पड़ा। पढ़ाई के समय अगर आप नहीं सीख पाओगे कोई भी चीज़, तो आगे नहीं सीख पाओगे। इसलिए आज जो युवा सोचेगा, अधिक उम्र का व्यक्ति वो नहीं सोच पाएगा उतना, क्योंकि वर्तमान की जो टेंडेंसी है वो समझेगा। दिशा और दशा राजनीति ही तय करती है। आज राजनीति अगर चाहे तो आपका चैनल कल से नहीं चलेगा, यहाँ कोई ऐसा मानक फिट कर देगा जो आप नहीं पूरा कर पाओगे। कोई ऐसा लूज मानक कर देगा, 10 चैनल और खड़े हो जाएंगे। गोरखपुर में जब लोकल चैनल चला करते थे, आप लोग देखते थे, आज वो नहीं है। तो युवाओं को समझाने की जरूरत है कि भविष्य तुम्हारा दांव पे लगा है, तो राजनीति में तुम नहीं इंटरेस्ट लोगे तो लेगा कौन? सर, लेकिन जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पहले राजनीति कितने चरम पे थी, आपको भी पता है कि, लेकिन अभी जो है वहाँ पे अब राजनीति नहीं है, उसको बंद कर दिया गया है। देखिए, राजनीति जब ठेकेदारों के हाथ में, छात्र राजनीति जब ठेकेदारों के हाथ में आ गई,
बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े लोग मैंने देखा है। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था, कई ऐसे थे जो 40-45 साल के उम्र लोग भी 2-2 विषय थे में करते थे, पीएचडी जान के अपना अवार्ड नहीं कराते ताकि हम चुनाव लड़ सकें। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।